नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए विश्व के प्रादेशिक भूगोल में न्यू टॉपिक लेके आया हूं और वो है ब्राज़ील का भौतिक प्रदेश। तो इस एक वीडियो में मैं आपको ब्राज़ील का सामान्य परिचय के साथ साथ में उनके भौतिक प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले यानी ब्राज़ील के बारे में, दुनिया का ऐसा देश है जहां विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्षावन है वो ब्राज़ील में ही स्थित है। इसके साथ साथ में यहाँ पर ऊंचे पठार और विशाल मैदान का भी क्षेत्र है, और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और इसके 10 देशों से सीमा लगती है। लेकिन आज हम सिर्फ नाम ही नहीं पढ़ेंगे, आज हम ब्राज़ील को मैप के साथ अध्ययन करवाएंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। तो उनकी आज स्थिति विस्तार भी लिखेंगे। इसके साथ साथ में भौतिक प्रदेश के बारे में भी हम नोट करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राज़ील की स्थिति ऐसी क्यों है, इसका विस्तार जलवायु को कैसे प्रभावित करता है और इसके भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये आपके लिए 10 अंक का क्वेश्चन है, वो मुख्य रूप से पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ब्राज़ील। तो आइए हम ब्राज़ील के बारे में शुरू करते हैं, भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम भौतिक प्रदेशों का एक एक का अध्ययन करेंगे। अगर हम सामान्य परिचय देखें तो अगर मैप में देखें, ये विश्व का पूरा मैप है, आप देख रहे हैं विश्व का मैप को। और इस विश्व के मैप में अगर हम ब्राज़ील की स्थिति की पता करें तो ब्राज़ील, ये आप देख रहे हैं, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये भाग जो आप मैप में मौजूद है वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आपने स्थिति इसकी देख ली है। तो अगर विशालता की बात करें तो विशालता में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की बात करें तो भी सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इसके साथ साथ में इनका कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें ब्राज़ील की, तो लगभग इसका क्षेत्रफल 85,15,767 वर्ग किलोमीटर है। ये आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल है ब्राज़ील का वो 85,15,767 वर्ग किलोमीटर है। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या वर्तमान में लगभग 21.4 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। तो ब्राज़ील में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जो दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण देश है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य और पूर्वी भाग में स्थित है। और आप देख सकते हो, यानी जो मध्यवर्ती भाग और जो अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पर आपको ब्राज़ील दिखाई देगा। तो यानी मध्य और पूर्वी भाग में स्थित है। प्रमुख रेखाएं अगर बात करें यहां से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और इसके उत्तरी भाग से होकर, और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो दक्षिणी भाग से गुजरती है। आप दोनों रेखाएं देख सकते हैं।
ये जो रेखा है वो विषुवत रेखा है, यानी भूमध्य रेखा। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसके उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके दक्षिणी भाग से होकर के यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो यानी दोनों रेखाएं हैं वो गुजरती है इस देश से, ब्राजील से, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। राजधानी और प्रमुख नगर की बात करें इस देश की, तो राजधानी में अगर हम देखें तो इसकी राजधानी, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो ब्रासिलिया इस देश की राजधानी है। और जबकि साओ पाउलो देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र माना जाता है। तो ब्राजील की राजधानी है वो ब्रासिलिया, और सबसे बड़ा जो नगर है वो है साओ पाउलो। यहां की आधिकारिक भाषा की बात करें, यानी किस तरह की भाषा यहां पर बोली जाती है, तो यहां की आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली है। क्योंकि ये देश पहले पुर्तगाल यानी डच जो लोग थे उनके नियंत्रण में था, अधिकार में था, परंतु उसके बाद में ये स्वतंत्र हुआ। उसके बाद से लेकर के आज तक यहाँ पर आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली ही बोली जाती है। और इसके साथ साथ में प्राकृतिक संपदा की बात करें तो यहाँ पर कौन सी प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी, यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन यहाँ स्थित है जिसे अमेजन वर्षावन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमेजन के वर्षावन, सबसे बड़ा वर्षावन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ में यहाँ पर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी अमेजन नदी भी प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम ये सामान्य परिचय था, तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में नोट कीजिए, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे विशाल और प्रभावशाली देश है। सबसे विशाल और प्रभावशाली देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या, यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से न केवल दक्षिणी अमेरिका बल्कि, न केवल दक्षिणी अमेरिका बल्कि विश्व के प्रमुख देशों में गिना जाता है। विश्व के प्रमुख देशों में गिना जाता है। यह लगभग 85,15,767 85,15,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है। जबकि लगभग 21.4 करोड़ की लगभग 21.4 करोड़ की जनसंख्या 21.4 करोड़ की जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान प्रदान करती है। 7वां स्थान प्रदान करती है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 5वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो वो 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपने देश पढ़ा है रूस, ये आप देख रहे हैं रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में 3 नंबर चीन, आप देख रहे हैं ये चीन, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद में आता है ब्राजील। तो यानी 1, 2, 3 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से, 4 नंबर और 5 नंबर। तो 5 नंबर जो देश आता है वो आता है ब्राजील, और जनसंख्या की दृष्टि से आता है 7वें स्थान पर। हाँ, आगे नोट कीजिए। इसका भौगोलिक विस्तार, इसका भौगोलिक विस्तार अत्यंत व्यापक है। भौगोलिक विस्तार अत्यंत व्यापक है, जिसके कारण यहां प्राकृतिक जैव विविधता देखने को मिलती है। यहां प्राकृतिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के मध्य एवं पूर्वी भाग में स्थित है। मध्य एवं पूर्वी भाग में स्थित है, जिससे यह महाद्वीप की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में केंद्रीय भूमिका निभाती है। राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। विषुवत रेखा इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जबकि मकर रेखा इसके दक्षिणी भाग को स्पर्श करती हुई गुजरती है। इस विशेष स्थिति के कारण
इस विशेष स्थिति के कारण ब्राजील में विषुवतीय और उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की उष्णकटिबंधीय और विषुवत रेखीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस देश की राजधानी ब्रासीलिया जो एक योजनाबद्ध नगर है जिसे देश के आंतरिक विकास को संतुलित करने के उद्देश्य से बसाया गया था। साओ पाउलो देश का सबसे बड़ा नगर औद्योगिक केंद्र और आर्थिक राजधानी माना जाता है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। जो इसे दक्षिण अमेरिका के अन्य स्पेनिश भाषी देशों से अलग पहचान देती हैं। यानी अलग जो अमेरिका में अलग अलग जो देश है, ये अलग अलग देश है, यहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, परंतु ब्राजील में मुख्य रूप से पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इसलिए भाषा की दृष्टि से, बोली की दृष्टि से अलग पहचान है वो रखता है। स्पेनिश भाषी देशों से अलग पहचान देती है। प्राचीन संसाधनों की दृष्टि से
प्राचीन संसाधनों की दृष्टि से ब्राजील अत्यंत समृद्ध है। ब्राजील अत्यंत समृद्ध है। अमेजन नदी जो जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन वर्षावन पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन है। अमेजन वर्षावन जो पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो इसी देश में स्थित है। जो इसी देश में स्थित है। तो ये था ब्राजील के बारे में सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हमने उनका क्षेत्रफल और ये सभी उनकी जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा है। तो आप यहां पर डाल सकते हैं, मैप भी बना सकते हैं। हाँ, ब्राजील से संबंधित जो मैप है वो भी आप बना सकते हो। हाँ, मैप बना लीजिए। आप चाहे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक का ही मैप बना सकते हैं। ये जो आप दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं इसी का भी बना सकते हैं ये। या आप पूरे विश्व का भी मैप बना सकते हैं। हाँ, या आप पूरे विश्व का भी मैप बना सकते हो। हाँ, तो बना लीजिए। हाँ, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। हाँ, ब्राज़ील का मैप बनाते जाएं। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राज़ील है। ब्लू ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो ब्राज़ील की स्थिति है। आगे हम करवाएंगे आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में। आप नेक्स्ट देख सकते हैं भौगोलिक स्थिति अगर पता करें तो यूएसए की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पढ़ें तो भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले है। तो
अक्षांशीय विस्तार इसका 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है। तो यानी 5 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यहां से अगर आए तो 5 डिग्री 15 मिनट उत्तरी बिंदु कहा जाता है, और इसका जो दक्षिणी भाग है वो 30 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। तो ये इनका अक्षांशीय विस्तार रहता है। देशांतरीय विस्तार की बात करें 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर से 73 डिग्री 78 मिनट पश्चिमी देशांतर तक है। यानी यहां हम आए तो यहां पर इसका जो देशांतरीय विस्तार है यानी ब्राजील का जो पूर्वी भाग है वह है 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर, यहां से लेकर के 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिमी देशांतर तक है। क्योंकि यहां से जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा गुजरती है और ग्रीनविच रेखा गुजरने की वजह से इसके पश्चिम के जो भाग है उसे पश्चिमी देशांतर, उसके पूर्व में है वो पूर्वी देशांतर। तो यानी ये 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। अगर इसकी उत्तर में सीमा की बात करें तो उत्तर में कैरेबियन सागर जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और आपको मैं बताऊं तो कैरेबियन सागर ये आप देख सकते हैं, ये कैरेबियन सागर है और अटलांटिक महासागर का भाग है। तो उत्तर में कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर है। उसके बाद में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जैसे देश है, इनकी सीमाएं वो बनाते हैं। जो पश्चिम में आप ये देख रहे हैं ये देश इनकी सीमा बनाते हैं। सॉरी, उत्तर में। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में अटलांटिक महासागर है, इसकी पूरी सीमा बनाता है। ये आप पूर्व में ये देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर इसकी सीमा बनाता है पूर्व में। इसके बाद में अगर पश्चिम और दक्षिण में अगर बात करें तो पश्चिम और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका के अन्य देश स्थित है, जिसमें जो स्थलीय सीमा है जैसे चिली है, इक्वेडोर है, या फिर दक्षिणी अमेरिका के अन्य जो 10 देश है उसकी ये स्थलीय सीमा है वो बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी और दक्षिणी भाग में यहाँ पर जो अलग अलग देश है इनकी सीमा बनाता है। यहाँ की अगर जलवायु प्रभाव की बात करें तो जलवायु में देश से विषुवत रेखा जो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री विषुवत रेखा आपने मानचित्र बनाया और उसमें भूमध्य रेखा दर्शाई है, और मकर रेखा यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो इसलिए विषुवत यानी जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु का स्पष्ट प्रभाव इस क्षेत्र में या इस देश में देखने को मिलता है। तो आपको 2 प्रकार की जलवायु आपको यहाँ पर मिलेगी, एक विषुवत रेखीय जलवायु और विषुवत रेखीय जलवायु के साथ साथ में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो हेडिंग डाल लीजिए भौगोलिक स्थिति। हाँ, भौगोलिक स्थिति। हाँ, नोट कीजिए भौगोलिक स्थिति में ब्राजील की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिणी अमेरिका का एक विशिष्ट और
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश बनाती हैं। विशिष्ट और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश बनाती हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 5 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 45 मिनट 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। जबकि देशांतरीय विस्तार जबकि देशांतरीय विस्तार 34 डिग्री 45 मिनट 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम देशांतर से 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम देशांतर से 73 डिग्री 48 मिनट 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम देशांतर तक पाया जाता है। पश्चिम देशांतर तक पाया जाता है। इस विस्तृत अक्षांशीय फैलाव के कारण इस विस्तृत अक्षांशीय फैलाव के कारण ब्राजील में विभिन्न प्रकार की जलवायु ब्राजील में विभिन्न प्रकार की जलवायु और प्राकृतिक प्रदेश विकसित हुए हैं। प्राकृतिक प्रदेश विकसित हुए हैं। देश के उत्तरी भाग से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है जिससे वहां वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा होती है। उत्तरी दिशा में ब्राजील की सीमा उत्तरी भाग में ब्राजील की सीमा कैरेबियन सागर
कैरेबियन सागर तथा वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जैसे देशों से लगती है। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जैसे देशों से लगती है। पूर्व दिशा में इसका विस्तृत तट, पूर्व दिशा में इसका विस्तृत तट अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण में ब्राजील की सीमा ब्राजील की सीमा चिली और इक्वेडोर को छोड़कर, चिली और इक्वेडोर को छोड़कर महाद्वीप के शेष सभी 10 देशों से, महाद्वीप के सभी 10 देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये था इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। और भौगोलिक स्थिति में हमें अभी बताया था इधर कैरेबियन सागर है, उसके बाद में वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना, ये क्षेत्र उत्तर में। पश्चिम के अगर चिली की इसको छोड़ दें और इक्वेडोर को छोड़ दें तो बाकी सभी जो देश है इसकी सीमा है वो बनाते हैं, जो पश्चिमी और दक्षिण में स्थित है। पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से ही लगती है। तो ये थे उसकी भौगोलिक स्थिति। हेडिंग डालीजिए भौतिक प्रदेश। और ब्राजील के हम भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो ब्राजील के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 अगर भाग देखें हम तो गुयाना का पठारी क्षेत्र, और गुयाना का पठारी क्षेत्र ये आप देख रहे हैं, ये भाग गुयाना का पठारी भाग है। 2 नंबर है अमेजन बेसिन का क्षेत्र, ये आप जो देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र जिसे अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर अगर बात करें ब्राजील का पठारी प्रदेश, तो आप ये प्रदेश देख रहे हैं, ब्राजील का ये पठारी प्रदेश आता है, ये आप देखोगे ये ब्राजील का पठारी प्रदेश है। 4 नंबर अगर बात करें ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश, तो आप ये जो देख रहे हैं तट है अटलांटिक महासागर से सटा हुआ, ये तटवर्ती भाग माना जाता है। तो ये भौतिक प्रदेश 4 भौतिक प्रदेश है जो ब्राजील है में पाए जाते हैं, चारों भौतिक प्रदेश, और मानचित्र में आप देख भी सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए भौतिक प्रदेश और लिखिए ब्राजील को निम्न 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। चारों के नाम डाल लीजिए। चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर गयाना पठारी प्रदेश, 2 नंबर अमेजन बेसिन, 3 नंबर ब्राजील का पठारी प्रदेश, 4 नंबर ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश।
अब आप इसका मानचित्र बना लीजिए दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद में आपको क्या करना है कि ये ब्राज़ील देश दर्शाना है। ब्राज़ील देश में यहाँ से आपको शुरू करना है इस तरह से, और ये बनाना है गुयाना का पठारी प्रदेश 1 नंबर, ये आप जो देख रहे हैं गुयाना का पठारी प्रदेश। उसके बाद में ये प्रदेश बनाना है आपको अमेजन बेसिन, जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये अमेजन बेसिन बनाना है। उसके बाद में यहाँ से ये जो रेखा आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह से आपको बनाना है ब्राज़ील का पठारी प्रदेश। उसके बाद में आपको ये तट दिखाई दे रहा है, ये बनाना है तटवर्ती मैदान। तो चारों भौतिक प्रदेश डाल लीजिए, सॉरी बना लीजिए आप। हाँ लो मैं मिटा देता हूँ, हाँ बनाइए। 2 मिनट का समय आपके पास में। हाँ मैप बना लीजिए। अब हम एक एक भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते जाएंगे जो अमेरिका के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गयाना पठारी प्रदेश। तो गयाना का जो पठारी प्रदेश है भौतिक प्रदेश में, तो इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ब्राज़ील के उत्तरी भाग में और अमेजन बेसिन के उत्तर में और वेनेजुएला की सीमा के पास विस्तृत है। तो वेनेजुएला ये आप देख रहे हैं, ये वेनेजुएला है, और यहाँ पर ये जो अमेजन बेसिन आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर अमेजन बेसिन ये सीमा बनाता है जिसे गुयाना का पठार के नाम से जाना जाता है ये प्रदेश। तो ये गुयाना का पठार है जो ब्राज़ील के उत्तरी भाग में स्थित है। भू निर्माण की बात करें तो यह भी प्राचीन जो गोंडवाना भूखंड का एक अत्यंत पुराना और कठोर भूभाग है। जो उत्तर की भूसंति थी उसे अंगारा लैंड, और दक्षिण के जो भूखंड थे इसे गोंडवाना लैंड कहा गया था। दक्षिणी अमेरिका का जो ये प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो ये अत्यंत पुराना और कठोर भूभाग स्थित है। भौतिक विशेषता की बात करें तो इसका धरातल है वो ऊंचा नीचा यानी उबड़ खाबड़, वह बहुत कटा फटा हुआ है जिसमें कई पठार और घाटियां भी शामिल हैं। तो ये भाग हैं वो उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा और बहुत ही कटा फटा हुआ भाग है, और यहाँ पर कई प्रकार के पठार और यहाँ पर घाटियां भी पाई जाती हैं। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई लगभग 300 से 900 मीटर है, यानी 300 से लेकर के 900 मीटर यहाँ की ऊंचाई है। लेकिन कुछ चोटियां हैं जो 2000 मीटर से भी ऊंची है, जैसे मोंटे रोराइमा। तो मोंटे रोराइमा जो पर्वत श्रृंखला पर्वत चोटी है वो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है इस प्रदेश की। इसके साथ साथ में अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु आमतौर पर विषुवतीय है, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु है।
स्टार्टाओ यानी सूखा नहीं रहता, यहां पर वर्षा है वो अधिक होती रहती है। वनस्पति की बात करें तो यहां पर वर्षावन और सवाना वनस्पति का मिश्रण पाया जाता है। वर्षावन यानी अधिक वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित होने की वजह से, और साथ साथ में इसके जैसे जैसे दक्षिण में और आएंगे तो यहां पर सवाना वनस्पति भी पाई जाती है। इसके साथ साथ में खनिज संपदा की बात करें तो यह क्षेत्र लोहे एसक के लिए, बॉक्साइट, सोना व हीरे की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। तो गयाना का जो पठार है वहां पर लोहे एसक है, बॉक्साइट है, सोना है और हीरे, ये खनिज संसाधन या संपदा है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये पठारी प्रदेश हैं, जिसे गयाना का पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर इसमें भौतिक प्रदेश में हेडिंग डाल लीजिए गयाना का पठारी प्रदेश। हाँ, गयाना का पठारी प्रदेश। लिखिए गयाना पठारी प्रदेश गयाना पठारी प्रदेश ब्राजील के उत्तरी भाग में, ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। यह अमेजन बेसिन की उत्तर में और वेनेजुएला के सीमा के पास विस्तृत है। वेनेजुएला की सीमा के पास विस्तृत है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है। यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है और गोंडवाना भूखंड का एक पुराना तथा स्थिर भूभाग माना जाता है। स्थिर भूभाग माना जाता है। यहां की चट्टानें कठोर और बहुत पुरानी हैं। यहां की चट्टानें कठोर और बहुत पुरानी हैं, जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। इस पठारी प्रदेश का धरातल अत्यंत ऊंचा नीचा व अत्यंत
ऊंचा नीचा व कटा फटा है, अत्यंत ऊंचा नीचा और कटा फटा है। इसमें अनेक पठार, इसमें अनेक पठार, पर्वतीय अवशेष और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। गहरी घाटियां पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। परंतु कुछ स्थानों पर ऊंचाई 2000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। 2000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। मोंटे रोराइमा इस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध और ऊंची चोटी है। एक प्रसिद्ध और ऊंची चोटी है। जो अपनी अनोखी भू आकृति के लिए जानी जाती हैं। जो अपनी अनोखी भू आकृति के लिए जानी जाती है। वनस्पति के रूप में यहां वर्षा वनों और सवाना प्रकार की वनस्पति का मिश्रण देखने को मिलता है। सवाना प्रकार की वनस्पति का मिश्रण देखने को मिलता है। गयाना पठारी प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।
यहां लोहे एसक, बॉक्साइट, सोना और हीरे जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं जो ब्राजील की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जो ब्राजील की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था भौतिक प्रदेश जिसे गयाना पठारी प्रदेश कहते हैं, और मैप में आपने मैप भी बनाया है और उसमें आपने दर्शाया भी है। गयाना का पठारी प्रदेश आप देख भी सकते हैं, उस ब्राजील के उत्तर में स्थित ये पठारी प्रदेश है, ये देख सकते हो आप ये प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे वो है अमेजन बेसिन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जो अमेजन नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह ब्राजील का सबसे विस्तृत प्राकृतिक प्रदेश है, यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है इसको। और आप देख भी सकते हैं यहां से इस तरह से ये प्रदेश, और यहां से ये आता है, और ये प्रदेश अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये ब्राजील का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर जो देश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, अगर स्थिति की बात करें तो ये उत्तर में गयाना पठार और दक्षिण में अगर बात करें तो ब्राजील के पठार के बीच में इसकी स्थिति है और एक विशाल निम्न भूमि क्षेत्र है। उत्तर में आप गयाना का पठार और दक्षिण में ब्राजीलियन का पठार देखोगे तो दोनों के मध्यवर्ती जो भाग में एक भौतिक प्रदेश पाया जाता है जिसका नाम है अमेजन बेसिन। अगर भू निर्माण की बात करें तो यह एक विशाल ढालदार मैदान है और जिसका निर्माण है वो अमेजन नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से हुआ है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों से नदी आती है और अपने साथ में कंकड़ पत्थर अवसाद लेकर के आती है और इस भाग में जमा कर देती है, निम्न भाग में निक्षेपण क्रिया करती है। तो ये मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु यहां विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ जलवायु आप देख सकते हो, विषुवतीय जलवायु यहाँ पर मौजूद है। मौसम की बात करें तो यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, भारी से भारी वर्षा होती है जिसे सवनीय वर्षा बोलते हैं। औसतन अगर बात करें तो 2000 मिलीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मिलीमीटर में की बात करें तो 2000 और सेंटीमीटर की बात करें तो 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर घने वर्षावन पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में यानी वहाँ की स्थानीय भाषा में सेल्वा के नाम से जाना जाता है। ये अमेजन बेसिन में यहाँ पर देख सकते हैं मानचित्र में आप, तो यहाँ पर सबसे अधिक इसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति यहीं से होती है। तो सेलवास के घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। जैव विविधता के लिए यह क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध और समृद्ध क्षेत्र है। यानी जैव विविधता में
विश्व में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है अमेजन बेसिन। तो हेडिंग डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रदेश अमेजन बेसिन। लिखिए, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन ब्राजील का, अमेजन बेसिन ब्राजील का सबसे विशाल और ब्राजील का सबसे विशाल और विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेश है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेश है। यह देश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह देश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। जिससे यह क्षेत्र एक विस्तृत ढालदार मैदान के रूप में विकसित हुआ है। यहां विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। इसमें वर्ष भर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस जलवायु के कारण
यहां विश्व के सबसे घने और विश्व के सबसे घने और विस्तृत वर्षावन पाए जाते हैं। घने और विस्तृत वर्षावन पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से सेलवा कहा जाता है। स्थानीय रूप से सेलवा कहा जाता है। ये वन पृथ्वी की जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। यहां कृषि का विकास सीमित रहता है। यहां कृषि का विकास सीमित रहता है। यहां स्थानांतरित कृषि का अधिक प्रचलन है। अधिक प्रचलित है। यहां घने वन आर्द्र जलवायु और यातायात की कठिनाइयों के कारण जनसंख्या बहुत कम है। पर्यावरणीय दृष्टि से अमेज़न बेसिन वैश्विक जलवायु संतुलन और ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन उत्पादन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था भौतिक प्रदेश 2 नंबर अमेजन बेसिन, और आपने मैप में भी दर्शाए होंगे, आप जो ये देख रहे हैं ये है अमेजन बेसिन का प्रदेश। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और वो है ब्राजील का पठारी प्रदेश। 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राजील का पठारी प्रदेश में स्थिति बता देता हूं आपको। आप अगर आप मैप बनाओ और मैप में दर्शाना चाहो तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये जो रेखा है इस तरह से ये प्रदेश आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ब्राजील का पठारी प्रदेश, जो ब्राजील के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये मौजूद है। विस्तार देखें तो मध्य, पूर्वी और दक्षिणी ब्राजील में विस्तृत हैं, और यह देश का सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र कही जाती है। अगर भू निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों, जिसमें ग्रेनाइट और नाइस जैसी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से निर्मित हुआ है, जो अत्यधिक कठोर चट्टानें हैं, और ये एक स्थिर भूखंड है। तो इसे एक स्थिर भूखंड माना जाता है। गोंडवाना भूखंड का नाम अगर बात करें तो यह एक प्राचीन महाद्वीप के विभाजन से बना हुआ एक हिस्सा है। यानी जब टूट कर के अफ्रीका से टूट कर के दक्षिण अमेरिका है वो पश्चिम में खिसका था, तो ये कठोर भाग से होकर के टूट कर के अलग हुआ था, इसलिए इसे प्राचीन महाद्वीप के विभाजन से बना हुआ माना जाता है। खनिज संपदा की बात करें तो यहां पर लोहे एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, ये खनिज यहां पर पाए जाते हैं, जिनका अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, जो प्रचुर मात्रा में होता है, खनन किया जाता है। आर्थिक महत्व की बात करें इस देश की और इस पठारी प्रदेश की, तो यह ब्राजील का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और आर्थिक इंजन के रूप में ये कार्य करता है, क्योंकि कच्चा पदार्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए इसे आर्थिक इंजन कहते हैं। क्योंकि ब्राजील की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है, इसी प्रदेश पर है, और आर्थिक अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से संचालित करने के लिए इसे आर्थिक इंजन के नाम से जाना जाता है इस प्रदेश को। प्रमुख नगर की बात करें तो साओ पाउलो और बेलो होरिजेटे जैसे बड़े महानगरीय शहर और औद्योगिक केंद्र यहाँ स्थित हैं। तो यहाँ पर मुख्य नगर अगर बात करें इस प्रदेश में तो साओ पाउलो और बेलो होरिजोटे। तो बेलो होरिजोटे ये प्रदेश, ये शहर, औद्योगिक केंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो उद्गम स्थल होता है यहाँ से, जिसमें प्राना है, साओ फ्रांसिस्को है, और अन्य महत्वपूर्ण नदियों का यहाँ पर उद्गम स्थल है वो माना जाता है। उपयोग की बात करें तो ये कृषि के लिए उपयोग प्रदेश है, जिसमें मुख्य रूप से कॉफी और सोयाबीन की कृषि की जाती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं और ढलानों से प्रवाहित होती है और झरनों के रूप से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में झरने पाए जाते हैं जो जलप्रपात के रूप में, और यहाँ पर जल विद्युत का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये है ब्राजील, और ब्राजील का पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो 3 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ नोटबुक में, ब्राजील का पठारी प्रदेश। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपका एक लाइक मुझे एक मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे मैं आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा। तो आप लाइक कर दीजिए। हाँ, लिखिए
ब्राजील का पठारी प्रदेश में, ब्राजील का पठारी प्रदेश, ब्राजील का पठारी प्रदेश देश का सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है इसका विस्तार मध्य, पूर्वी और दक्षिणी ब्राजील में पाया जाता है। इसका विस्तार मध्य, पूर्वी और दक्षिणी ब्राजील में पाया जाता है। यह प्राचीन कठोर चट्टानों, यह प्राचीन कठोर चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नाइस से जैसे ग्रेनाइट और नाइस से निर्मित एक स्थिर भूखंड है। एक स्थिर भूखंड है और गोंडवाना भूखंड का गोंडवाना भूखंड का ही एक भाग माना जाता है। भाग माना जाता है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अत्यंत समृद्ध है। यहां लौह अयस्क यहां लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और सोना जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और सोना जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो ब्राजील की प्रमुख निर्यात खनिज है। ब्राजील के प्रमुख निर्यात खनिज है। इसी कारण यह क्षेत्र देश का
औद्योगिक और आर्थिक इंजन माना जाता है। औद्योगिक और आर्थिक इंजन माना जाता है। साओ पाउलो साओ पाउलो और बेलो होरिजोटे जैसे बड़े महानगरीय और औद्योगिक केंद्र, महानगरीय और औद्योगिक केंद्र इसी पठारी प्रदेश में स्थित हैं। इसी पठारी प्रदेश में स्थित है। यहां से पराना साओ फ्रांसिस्को, और अन्य कई महत्वपूर्ण नदियों का पराना साओ फ्रांसिस्को और अन्य कई नदियों का उद्गम स्थल है। पठारी ढलान के कारण इन नदियों पर अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं। जो जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जहां कॉफी और सोयाबीन जैसी
नकदी फसलों के बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। तो ये था ब्राजील का पठार। और हमने गयाना का पठार 1 नंबर अध्ययन किया है विस्तार रूप में। 2 नंबर हमने पढ़ा है अमेजन बेसिन जो आप ये देख रहे हैं। 3 नंबर हमने पढ़ा है ब्राजील का पठारी प्रदेश। अब हम 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे, वो है ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश। हम अगर डायग्राम में मैप में देखें तो मैप में इसकी स्थिति आप ये देख रहे हैं, ये देखो अटलांटिक महासागर का तटीय भाग है ये, और ब्राजील का ये पूर्वी हिस्सा है जिसे तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, जो आप एक पट्टी के रूप में देख रहे हैं। इसके विस्तार की बात करें तो यह प्रदेश अटलांटिक महासागर के किनारे लगभग 7,491 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी यहां से लेकर के यहां तक इसकी लंबाई की बात करें तो 7,491 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये इसकी लंबाई है। इसकी भू आकृति की बात करें तो यह एक संकीर्ण मैदान है। संकीर्ण यानी इनकी चौड़ाई कम है, यानी पतला मैदान है, संकड़ा है। जो उत्तर में अधिक चौड़ा है, यानी उत्तर में भाग देखोगे तो यहां पर आपको अधिक चौड़ाई मिलेगी, और दक्षिण की ओर जाने पर संकरा हो जाता है, और दक्षिण की ओर आएंगे हम तो यह भाग एकदम संकरा हो जाएगा। प्रमुख नगर और बंदरगाह की बात करें यहां पर तो प्रमुख नगर और बंदरगाह में यहां देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर और बंदरगाह स्थित है, जिसमें रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर और रेसिफ, ये प्रमुख नगर यहां पर आपको मिलेंगे। रियो डी जेनेरो नगर है, साल्वाडोर जो नगर है, और रेसिफ जो नगर है वो आपको मिलेंगे। साओ पाउलो का जो संबंध है यहां पर, वो साओ पाउलो मुख्यतः तट पर नहीं बसा हुआ है, बल्कि उसका एक ऊंचा पठारी प्रदेश है, पठार पर स्थित है। और इसका सांतोस बंदरगाह है जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सांतोस नाम से। जो साओ पाउलो का है, जो यहां पर एक बंदरगाह है, आप देखोगे तो यहां आपको एक बंदरगाह मिलेगा सांतोस बंदरगाह के रूप में, जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कॉफी निर्यात के लिए जाना जाता है। तो कॉफी निर्यात के लिए बंदरगाह बना हुआ है यहां पर। जलवायु की बात करें तो समुद्र के प्रभाव के कारण यहां पर आर्द्र और अनुकूल जलवायु पाई जाती है। यानी यहां पर आर्द्रता अधिक है, यानी वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यह महासागर के नजदीक में सटा हुआ प्रदेश है, इसलिए। कृषि की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से गन्ना, कपास और उष्णकटिबंधीय जो भी फसलें हैं इसकी कृषि की जाती है, जो विश्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृषि है। तो यहां पर गन्ने की कृषि और कपास की कृषि की जाती है अधिक मात्रा में। इसके साथ साथ में आर्थिक केंद्र की बात करें तो ब्राजील की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है, यानी जनसंख्या का जमाव यहां पर सबसे ज्यादा है ब्राजील की, जिससे यहां विदेशी व्यापार और पर्यटन का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र और साथ साथ में पर्यटन स्थल के रूप में भी ये क्षेत्र जाना जाता है ब्राजील की दृष्टि से। तो 4 नंबर और अंतिम आप हेडिंग डाल लीजिए नोट्स के रूप में, ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश।
हाँ, ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश आप नोट कर लीजिए। ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश अटलांटिक महासागर के किनारे अटलांटिक महासागर के किनारे लगभग 7,491 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 7,491 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह एक संकीर्ण समतल मैदान है। यह एक संकीर्ण समतल मैदान है जो उत्तर में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा और उत्तर में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा और दक्षिण की ओर जाते हुए संकरा हो जाता है। समुद्र से निकटता के कारण यह क्षेत्र ऐतिहासिक काल से ही व्यापार, उपनिवेशी और नगरीयकरण का व्यापार, उपनिवेशी और नगरीयकरण का केंद्र रहा है। इस तटीय प्रदेश में ब्राजील के कई प्रमुख नगर और
बंदरगाह स्थित हैं। नगर और बंदरगाह स्थित हैं। बंदरगाह स्थित हैं जैसे जैसे रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर, साल्वाडोर और रेसिफ। रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर और रेसिफ साओ पाउलो, साओ पाउलो सीधे तट पर स्थित नहीं है। पाउलो सीधे तट पर स्थित नहीं है, बल्कि थोड़ा भीतर उच्च पठार पर, स्थित है। भीतर उच्च पठार पर स्थित है। फिर भी इसका सांतोस बंदरगाह है। फिर भी इसका सांतोस बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह माना जाता है। सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह माना जाता है। यहां समुद्री प्रभाव के कारण आर्द्र और अनुकूल जलवायु पाई जाती है। यहां समुद्री प्रभाव के कारण आर्द्र और अनुकूल जलवायु पाई जाती है। जो मानव बसावट के लिए या निवास के लिए मानव बसावट या मानव निवास के लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। उपयुक्त जलवायु मानी जाती है।
इस प्रदेश में कृषि में गन्ना, कपास और विभिन्न उष्णकटिबंधीय फलों की कृषि की जाती है। विभिन्न उष्णकटिबंधीय फलों की कृषि की जाती है। ब्राजील की अधिकांश जनसंख्या इसी तटीय क्षेत्र में निवास करती है। जिससे यह विदेशी व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया है। तो ये था ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश 4 नंबर। तो आज की क्लास में हमने जिन पॉइंटों का अध्ययन किया था, ब्राजील से संबंधित सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय के बाद में हमने ब्राजील की भौगोलिक स्थिति पढ़ी। उसके बाद में हमने उसके भौतिक प्रदेश पढ़े, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें गयाना का पठारी प्रदेश, 2 नंबर था अमेजन बेसिन का प्रदेश, 3 नंबर था ब्राजील का पठारी प्रदेश, 4 नंबर था ब्राजील का तटवर्ती प्रदेश। तो ये 4 भौतिक प्रदेश ब्राजील के मुख्य भौतिक प्रदेश हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। लाइक करना कभी नहीं भूलना है, जो भी क्लास आती है उसे लाइक आप अवश्य करोगे और कमेंट देना जरूरी है। तो आप सभी विद्यार्थियों का सहयोग, प्रेम, प्यार इसी तरह से बना रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के मैं ब्राजील से संबंधित क्लास आगे और लेकर के आऊँगा। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।